Hi everyone, this is Amrajita from evidyarthi.in. So let's start the question answer, यानी कि exercise of chapter number 9, the making of national movements 1870 से लेके 1947. So let's start with the first question. Why were people dissatisfied with British rule in the 1870s and 1880s? यानी कि लोग क्यों dissatisfied थे, लोगों को क्या बुरा लग रहा था हमारे ब्रिटिश रूल था 80 मतलब 1870s के टाइम पे और 1880 के टाइम पे. ठीक है, सो आंसर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सिंपल है. वो इतने ज्यादा रूल्स लॉज ऑप्रेसिव थे, इस वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी. ठीक है, तो कुछ लॉज और कुछ रूल्स है वो देखते हैं. The British passed the Arms Act in 1878. आर्म्स एक्ट ला दिया गया था जिसके अंदर हथियार नहीं रख सकते हैं इंडियंस, which disallowed Indians from possessing arms. ठीक है, Vernacular Press Act snatches freedom of speech and expression. The government will confiscate the newspaper if thinks anything critical. ठीक है, Ilbert Bill in 1883. Ilbert Bill में क्या था कि कोई भी इंडियन जज से ट्रायल नहीं कराएगा कोई भी ब्रिटिशर. इसको बाद में जाके खत्म कर दिया गया था. लोग कह रहे थे कि नहीं, हम इंडियन जज से अपना ट्रायल नहीं कराएंगे. सो बेसिकली ये था इल्बर्ट बिल. और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते ही हैं, प्रेस की फ्रीडम छीन ली गई थी. अगर कुछ भी ब्रिटिशर्स को लगता है कि उनके लिए कुछ भी गलत बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उस प्रेस को यानी कि जो न्यूज़पेपर जो भी कुछ प्रिंट कर रही है उसको बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बेसिकली बात करती थी यानी कि गोल रखती थी? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर द इंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज एंड इंडिया. ठीक है, ऑफ इंडिया सॉरी. सो इसमें बेसिकली इजी सा तो आंसर है ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बेसिकली काम करती थी? सारी पूरी जनता के लिए, पूरी जनता के हित में एक गोल में काम करती थी, यानी कि स्वतंत्रता यानी कि स्वराज के लिए काम करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. पूरे इंटायर लोगों के लिए, डिफरेंट कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेती थी. उसके बाद आते हैं, व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया? यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा? ये आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त पे बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो गया था. बहुत ही ज्यादा चीजों, जितनी भी डिमांड थी एसेंशियल्स के ऊपर, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया गया था. आपको तो जैसे पता ही है. तो इसके ऊपर थोड़ा सा जरा पढ़ लेते हैं. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम्स. भाई टैक्स बढ़ा दिए गए थे, हर चीज पर टैक्स लेने लग गए थे अब ये. लेकिन बिजनेसमैन जो थे, जो जितने भी बिजनेसमैन थे, यानी कि अगर आप जो एसेंशियल आइटम्स, जो खाना हो गया, तेल हो गया, सब जो बेचते थे, उनके ऊपर तो पैसे बढ़ा दिए गए थे. जो भी बिजनेस कर रहे थे ना उस चीज का, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था. और मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ठीक करने के लिए वो पैसे चाहिए होते, तो वो पैसे इंडियन से, कॉमन जनता से लूट के भाई वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे. साथ ही साथ क्या था, शार्प प्राइजेस which badly affected the common mass, but somehow Indian got his boom. ठीक है, इंडियन गॉट हिज बूम. इसका मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड पहले क्या करता था, कॉटन सप्लाई करता था ऑल ओवर द वर्ल्ड में. लेकिन उसके बाद जब वो वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था, जब वो वर्ल्ड वॉर कर रहा था, तो उसके अंदर इंडिया उसकी जगह ले गया था. और इंडिया ने क्या करने लग गया था, इंडिया टेक्सटाइल बनाने लग गया था, इंडिया कॉटन सप्लायर बन गया था सबसे बड़ा. ठीक है, सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो यही था बेसिकली कि प्राइसेस बहुत शार्प हो गए थे, एसेंशियल आइटम्स में भी शार्पनेस आ गई थी प्राइसेस में, एंड बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे ये लोग कॉमन जनता से. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर? मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन 1940 में आपको जानते हैं 1940 में उसने क्या मांगा था? वो तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन क्या गुहार लगा रहा था, उनको क्या चाहिए था? Muslim League Resolution of 1940 asked for independent states for Muslim in the northern, western and eastern area of the country. The resolution did not mention partition or the name of Pakistan. ठीक है, so basically इन्होंने पार्टीशन का कुछ नहीं बोला था कि हमें पार्टीशन ही कर दो. इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगे थे मुस्लिम लोगों के लिए 1940 में, कि आप नॉर्थ, वेस्ट और ईस्टर्न जगहों पे हमें एक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश दे दीजिए, जिससे वहां हम मुस्लिम जनता रह पाए. पार्टीशन की बात इन्होंने नहीं करी थी, वो बहुत आगे जाके उसके बारे में बात स्टार्ट की.
Who were the moderates? How did they propose to struggle against British rule? आपको तो पता ही कि moderates कौन होते हैं, जो वायलेंस नहीं करते हैं, जो सेंट्रल पार्टी में एक सेंट्रल रोल होता है उनका, जो पॉलिटिकली खेलते हैं, यानी कि कोई भी वायलेंस ना करके, कोई भी सत्याग्रह स्ट्रगल ना करके वो लोग पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल, उसके अंदर फीलिंग दर्ज करते हैं अपनी, नॉन वायलेंस नहीं करते, नॉन वायलेंस में रहते हैं, ठीक है। द मॉडरेट्स वेर अगेंस्ट टेकिंग एक्सट्रीम एक्शंस, यानी कि एक्सट्रीम एक्शन के अगेंस्ट रहते हैं ये। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट स्लोली एंड स्टेडीली they would make the British go to their own land. They also published article newspapers to show the repression. वो लोग आर्टिकल, न्यूज़पेपर और लिखावट के जरिए अपनी फीलिंग्स को दर्ज करते थे, यानी कि वो ये कहते थे कि हम अपनी डिमांड्स बिना कुछ एक्शन करे भी उनकी तरफ पहुंचा सकते हैं। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमारी जो जितनी भी डिमांड है उनको रिस्पेक्ट करती है, ये सब करके ऐसे ऐसी चीजें वो मानते थे मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्सट्रीम एक्शन, वायलेंस से दूर रहते थे और न्यूज़पेपर और आर्टिकल के जरिए अपनी बातों को पहुंचाया करते थे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।